नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हमारी आज की टॉप हेडलाइन यहां पर सोने से है, जहां पर लगातार बढ़त देखने को मिली है। प्राइसेस ऑल टाइम हाईज पर लगातार बनते हुए नजर आए हैं और ये 13वीं बार ऐसा है आज जब $3000 पर आउंस के ऊपर सोने ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। अगर कैलकुलेशंस देखी जाएं तो लाख के ऊपर के प्राइसेस फिजिकल मार्केट्स में अगर आप सोना खरीदने जाएं तो ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके हैं। यहां से प्राइसेस कैसे रह सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे चांदी की, जहां पर चाल अच्छी खासी है लेकिन सोने को थोड़ी सी अंडर परफॉर्म करती हुई नजर आई है। यहां से चांदी में किस तरह की खरीदारी की जानी चाहिए, क्या चांदी आगे जाकर सोने को आउट परफॉर्म करेगी, इस पर भी करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर 2 हफ्ते के हाईज पर कारोबार है और इस हफ्ते अब तक कच्चे तेल ने 4.5% की तेजी ऑलरेडी दिखाई है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ इंडिया सचिन जैन, मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ और केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया। गोल्ड की कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पर पहले लेकर आना चाहेंगे ताकि समझ में आए कि किस तरह से गोल्ड के प्राइसेस यहां पर मूव करते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि सोने ने ऑल टाइम हाई यहां पर 95,895 के आसपास बनाया है। एक्चुअली उससे भी ज्यादा है, 95,900 के ऊपर के लेवल्स हमने 2025 में बनते हुए देखे हैं। वो चार्ट आपको दिखाता है कि साल दर साल किस तरह के हाईज यहां पर सोने ने बनाए हैं। तो 2024 यानी कि पिछले साल से करीबन 20,000 रुपए की तेजी सोना आपको यहां पर अब तक दिखा चुका है। 2023 में सोने के भाव 64,000 रुपए के आसपास थे, 2022 में 55,000 के आसपास, यानी कि पिछले 4 सालों में सोना ऑलमोस्ट यहां पर डबल होता हुआ नजर आया है। तो अच्छी खासी तेजी के साथ यहां पर कारोबार है। एक कैलकुलेशन ये भी दिखाना चाहेंगे कि अब अगर आप सोना फिजिकल मार्केट्स में खरीदने जाएं तो किस तरह के प्राइसेस यहां पर बन सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया 95,800 के आसपास के लेवल्स के साथ अगर हम कैलकुलेशन करें और इन प्राइसेस के ऊपर अभी जीएसटी ऐड करना बाकी है, तो अगर 3% का जीएसटी इसके ऊपर ऐड किया जाए और साथ में अगर हम मिनिमल बेसिक 10% का इसके ऊपर मेकिंग चार्जेस भी लेते हैं तो $1,03,000 $1,05,000 के आसपास के लेवल्स ऑलरेडी यहां पर बन चुके हैं। हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंड सचिन, आपसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह से ये एक तरफा तेजी अब आप मार्केट्स में देखते हैं। पहले तो मनीषा बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे को एज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल अपने प्लेटफॉर्म पे बनाया। और जैसे कि आपने मेंशन किया कि पूरा पूरा विश्व एक तरह से थोड़ा सरप्राइज है, चौकन है। हम भी उसी तरह चौकन है जिस तरह से ये तेजी और एक ये बढ़ोतरी आ रही है। लेकिन ये जो पूरी वैश्विक अस्थिरता चल रही है, जो लाइक द जियो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी जो एक हम कहते हैं, हैज़ बीन द वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। और एक चाइना की बहुत बाइंग कंटिन्यूसली काफ़ी स्ट्रांग है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पिलर रहे हैं जिनकी वजह से ही हमने एक रुबाब, एक चढ़ता देखा है। लेकिन अगर आप देखें कि कंज्यूमर ऑन ग्राउंड जो हमारी सर्वे बताते हैं, तो उनका ये बढ़ने के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस गोल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा इस समय बढ़ा हुआ है। तो एज ओपनिंग मैं ये बोलना चाहूँ। एब्सोल्युटली। सचिन, कैसे देखते हैं अब आप यहां से प्राइसेस जाते हुए? अंडरस्टैंड वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल प्राइसेस फोरकास्ट नहीं करता है, लेकिन जिस तरह की तेजी है, $700 पर आउंस की बढ़त इस साल में, $1,000 अनाउंस की बढ़त पिछले 12 महीने में, और ये तेजी अभी भी थमते हुए नहीं लग रही है। क्या यहां से और बुलिशनेस है? क्या कुछ कंसर्न्स हैं? क्या एक करेक्शन का क्वेश्चन होना चाहिए मार्केट्स में? आप कैसे देखते हैं करंट प्राइसेस? जैसे मैंने मनीषा पहले भी आपके प्लेटफॉर्म पे बोला है कि अगर लॉन्ग टर्म देखें तो गोल्ड में बहुत स्ट्रेंथ है। और अगर अभी इसका माहौल देखें, जो अभी के पिलर्स हैं, जैसे मेंशन किया मैंने, चाइना हुआ और एक कंज्यूमर डिमांड रही, इनको देख के काफ़ी एक स्ट्रांग एक स्ट्रेंथ आगे दिख रही है। लेकिन अभी चाइना में एक और चीज़ हुई है कुछ समय पहले, जो आपने अपने चैनल पे भी कवर करी थी, कि इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन कर दिया गया है कि वो गोल्ड पे बाइंग कर सकें। उसको लेके एक स्ट्रांग पिलर ऑफ डिमांड अगले आने वाले सालों में बढ़ना चाहिए। और टिपिकली जो अभी जैसे गोल्ड की लिक्विडिटी जो ग्लोबल इस समय जो जो अब सबके जो स्थिरता है, जिस तरह से ग्लोबल जो एक डेट की सिचुएशन है, उसको लेके गोल्ड का जो अभी शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म काफ़ी स्ट्रांग रहने वाला है। अब गोल्ड में अगर प्राइस आगे बढ़े नहीं बढ़े वो मैं नहीं प्रेडिक्ट करता, जैसे आपने मेंशन किया। लेकिन जो स्ट्रेंथ जिनके ऊपर ये पिलर्स, जो एक स्तंभ है जिनके ऊपर खड़ा होता है गोल्ड का प्राइस, वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत फेवर में है। एब्सोल्युटली सचिन, लेकिन जिस तरह की तेजी यहाँ पर मार्केट्स में है, आप कहेंगे ज्वेलरी बाइंग इन सम सेंस यहाँ पर एक हिट लेती हुई नजर आई है?
नहीं, काफी स्लो है मनीषा, लेकिन हमने पहले भी हिस्टोरिकली भी देखा है कि कंज्यूमर जब भी प्राइस बढ़ता है थोड़ा एक रुक के फिर परचेजिंग करता है। लेकिन अगर जो जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि कंज्यूमर से जो हम बात कर रहे हैं, एक एक स्ट्रेंथ ऑफ गोल्ड को लेके एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। और मेरा सोचना यह है कि जो आने वाला अक्षय तृतीया का जो एक पर्व है जो आने वाला है, मुझे लगता है कि उसमें हम बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसमें जाना चाहिए एज एन इंडस्ट्री, क्योंकि कंज्यूमर काफी स्ट्रांगली आएगा हमारी शॉप्स में। वेल यस एब्सोल्युटली कंज्यूमर्स कई बार सरप्राइज कर देते हैं कि किस तरह का रिएक्शन वो यहाँ पर गोल्ड में देते हैं। बट सचिन, मैं वो एक टेबल आपकी स्क्रीन पे फिर से लेके आना चाहूंगी जहाँ पर हम आपको ये कैलकुलेशन बता रहे हैं कि जो बेस प्राइस है और उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाए, मेकिंग चार्जेस लगाया जाए, तो अगर आप बाहर आज प्राइसेस इन प्राइसेस पे गोल्ड लेने जा रहे हैं तो सचिन वी आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तो नहीं, एब्सोल्युटली अबव ₹1,00,000, ₹1,05,000, ₹1,10,000, ₹1,15,000 डिपेंडिंग ऑन कि आप मेकिंग चार्जेस क्या देने हैं। हमने यहाँ पर एक मिनिमल 10% मेकिंग चार्ज लगाने की कोशिश करी है एट ₹1,00,000 10 ग्राम्स। क्या रिएक्शन है मार्केट्स के? आपको लगता है जो प्री बजटेड बाइंग है या फिर जो लाइट वेट बाइंग है, जो टियर 2 टियर 3 सिटीज की बाइंग है, रूरल इंडिया की बाइंग है, वो इसको कैसे एब्जॉर्ब करेगी? तो दो तीन बात में अगर आप इसे ब्रेक करें मनीषा, तो इसको आप समझ पाएंगे। एक चीज, जो हमने टियर 5 टियर 6 टियर 7 सिटीज की कंजम्पशन देखी है, वो ज्यादातर एक प्राइस एग्नोस्टिक रहती है। वो जैसे हम अर्बन सिटीज में हम बात करते हैं कि रिटर्न कितना आया, कैसा रिस्पॉन्स आया, कि रिटर्न का परसेंटेज कितनी है। अगर आप रूरल इंडिया में जाए तो ज्यादातर जो कॉन्वर्सेशन रहती है वो रहती है सेविंग को लेके। तो वो प्राइस एग्नोस्टिक होते हैं, और जब अगर आप उस कस्टमर को बताते हैं कि आपकी सेविंग की वैल्यू एक डबल हो गई है या 40% बढ़ गई है, तो वो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आते हैं। तो एक तो हमारा जो रूरल इंडिया कंजम्पशन है वो काफी हमारे को लगता है कांस्टेंट है और बरकरार रहेगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बट प्योरली जितनी आपकी सेविंग है उस हिसाब से आप खरीद रहे हैं, कंसिस्टेंटली खरीद रहे हैं। फिर आप अर्बन में आइए, तो अर्बन में जो अगर एक कंज्यूमर है जिसकी एक इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी के दौरान एक गोल्ड में होती है, डायमंड्स में होती है, जेमस्टोन्स में होती है, मुझे लगता है कि जो अभी गोल्ड में हो रहा है, आपका बजट की ज्यादा परसेंटेज किसी शादी का है या किसी और का है, आपका ज्यादा परसेंटेज एक सोने में जाएगा, 100% जाएगा, बिकॉज जो गोल्ड में हो रहा है। और लास्टली जो कंज्यूमर का सेंटिमेंट है कि अगर वो जो हमने स्टॉक्स मार्केट में अभी करंट कंडीशन देखी है, और एक एसेट क्लास एज गोल्ड इज रियली रियली स्ट्रॉन्गिंग, परफॉर्मिंग वेरी स्ट्रांगली, उसका रिस्पॉन्स हमें आने वाला है और बहुत पॉजिटिवली आने वाला है। सचिन, दूसरा एक मेजर बड़ा पॉइंट है, जैसे आपने कहा कंज्यूमर डिमांड यहाँ पर अच्छी है और वो ईटीएफ्स के थ्रू काफ़ी स्ट्रांग नजर आई है। जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की वेबसाइट से ही मैंने वो नंबर्स देखे थे कि जैन फेब मार्च में नंबर्स यहाँ पर सिर्फ बढ़ते हुए नजर आए हैं। रिडेम्पशंस हैं बट वो फार एंड फ्यू हैं। ईटीएफ डिमांड अपने पीक से काफ़ी अभी भी कमज़ोर है, होल्डिंग्स अभी भी काफ़ी कम है। क्या ये एक चीज़ सपोर्टिव रह सकती है? अगेन इसको मैं दो भाव में आपको समझाना चाहूंगा। एक तो आप ग्लोबली देखें क्या हो रहा है। तो ग्लोबली अगर आप 2024 में देखें तो पहले 6 महीने में काफी लिक्विडिटी हुई, जैसे आपने बोला, लोगों ने कैश करे, और सेकंड हाफ में उन्होंने रिबाउंड किया। तो नेट जो एक सरप्लस हमने पिछले साल में देखा, करीब $3.5 बिलियन का हमने एडिशन देखा ईटीएफ में। अगर आप भारत का देखें लास्ट ईयर, तो 41 टन से लेके हम लोग करीब 58 टन पे हम लोगों ने ईयर एंड किया था, 58.5 टन। आप पहले 3 महीने को अगर देखें तो भारतवर्ष में 58 टन का एयूएम करीब 68 टन का हो चुका है, विच इज फिनोमिनली अप, क्योंकि हमारा बेस काफी छोटा था। और हमारा सोचना यह है कि ईटीएफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। जब भी आप एक ईटीएफ का यूनिट खरीदते हैं, उसका इक्विवेलेंट उसके लिए फिजिकल गोल्ड खरीदा जाता है और आपके लिए स्टोर किया जाता है, तो इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट। और मेरा सोचना यह है कि ये एक प्रोडक्ट कस्प पे है और ये आगे बढ़ेगा। अगर आप ग्लोबल वैल्यूज की बात करें, जैसा मैंने मेंशन किया कि पूरे 2024 में $3.5 बिलियन की बढ़ोतरी थी, पहले 3 क्वार्टर्स में करीब $17.5 बिलियन की बढ़ोतरी हम देख चुके हैं। तो इट्स बीन परफॉर्मिंग क्वाइट। सचिन, द अदर थिंग इज अबाउट सेंट्रल बैंक बाइंग। जैसे आपने कहा चाइना यहाँ पर लगातार खरीद रहा है, जस्ट नॉट जस्ट इंश्योरेंस कंपनीज, लेकिन चाइना सेंट्रल बैंक मार्च के महीने में 5वें महीने में लगातार यहाँ पर बाइंग करता हुआ आया है। बीच में 2-3 महीने का गैप था, अदरवाइज देखें तो पिछले 2 साल से कांस्टेंट यहाँ पर बाइंग है। नंबर्स काफी स्ट्रांग हैं। जिस तरह का ग्लोबल सिनेरियो है, बैकड्रॉप है, क्या ये एक और सपोर्टिव फैक्टर है? बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, जैसे आपने मेंशन किया, चाइना की जो सेंट्रल बैंक बाइंग है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। और जैसे कि हमने देखा कि टैरिफ का जो आउटकम रहा है, जैसे हमने लिबरेशन डे की पूरी एक वेट हो रही थी, और उसके बाद जो जिस तरह से चेंजेस आए हैं, वीक बाय वीक अलग चेंजेस आ रहे हैं, और एक चाइना यूएस का जो एक तरह से कंफ्यूजन बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी काफ़ी
इम्पैक्ट हमने देखा है जो चाइना की बाइंग हो रही है गोल्ड को लेके। और इन अ वे ये ट्रेंड पिछले 3 से 4 साल में सिर्फ चाइना को लेके नहीं, सारे डेवलपिंग मार्केट्स में हो रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया। और हम्म। हमारा सोचना ये है कि जिस तरह की जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन है, ये जो इंपॉर्टेंट पिलर है, लास्ट ईयर जो 1050 टन के करीब हमने बाइंग देखी सेंट्रल बैंक्स की, वो काफी स्ट्रांग रही पिछले साल में। और हमारा सोचना ये है कि इस साल भी ये इंपॉर्टेंट रहना चाहिए। द अदर थिंग, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा सचिन, की ज्वेलरी बाइंग में थोड़ा सा इंपैक्ट यहाँ पर जरूर पड़ा है। ज्वेलर्स हमें कहते हैं कि 30 to 40% डिक्लाइन है फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर में, और अप्रैल में भी अभी थोड़ी सी असमंजस वाली स्थिति है। बट दैट वेंजेंस बाइंग परहैप्स कैन कम अक्षय तृतीया के आसपास। एक्सचेंज का मार्केट काफी बड़ा है, 15-20% से 40%, 50 भी कुछ ज्वेलर्स ने हमें यहाँ बोला है। स्क्रैप जो सेल्स हैं वो शायद बहुत ज्यादा नहीं आई, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत जो स्केयर आता है कि प्राइसेस यहाँ से क्या बहुत नीचे गिर जाएंगे, उन लोगों ने इसे एनकैश जरूर किया है। वो पैटर्न कैसे देखते हैं? हम लोगों ने मनीषा काफी क्लोजली इसे वॉच किया है, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि 30 से 40% एक रिसाइकिल पे आ रहा है। लेकिन जो अच्छी बात है कि कंज्यूमर गोल्ड के प्रति गोल्ड ही लेके जा रहा है, वो गोल्ड के प्रति कैश और इन कैश करा के नहीं ले जा रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस कैटेगरी में ज्यादा है। और अगर आप आंकड़े देखें जो हमारे गोल्ड लोन मार्केट के हैं, वो भी ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि गोल्ड की लिक्विडिटी नहीं हो रही। जिसको लिक्विडिटी चाहिए वो अपना अपना सोना रख के और उसके अगेंस्ट ले रहा है, लेकिन उसको बेच नहीं रहा है। सो और यही एक अगेन गोल्ड की काफी स्ट्रेंथ है। और जो हमने रिसाइकलिंग देखी है वो एक बड़ा अच्छा एक मेरे हिसाब से जरिया है, क्योंकि आपकी जो ज्वेलरी आप पहन नहीं पा रहे, वो आप मॉडर्न डिजाइन में जो आपकी जरूरत है उसे कन्वर्ट करके आप उसे अडॉन कर पाएंगे। सचिन, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बहुत टाइम से ये कोशिश रही है कि सोने को मेन स्ट्रीम में लेके आया जाए। आपको लगता है कि यूएस प्रेसिडेंट ने वो काम कर दिया है आपके लिए? नहीं मनीषा, देखिए, अगर आप हमारा हमेशा से बड़ा साइंटिफिक अप्रोच रहा है कि आपके आंकड़े कैसे हैं, आपका ट्रेंड्स कैसे हैं। हम जब चीज़ ऊपर जाती है उसको भी बड़ा ट्रांसपेरेंटली बताते हैं, जब नीचे जाने के संकोच होते हैं उसको भी हम काफ़ी ट्रांसपेरेंटली आगे रखते हैं। और हमारा हमेशा से ये जो फंडामेंटल जो हम लोग कहते हैं कि गोल्ड को एक अच्छे डाइवर्सिफायर की तरह अगर आप यूज़ करें, अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15% सोना रखें, तो आपका हेल्दी पोर्टफोलियो रहेगा। ऑफ कोर्स जो जो आजकल हम लोग इक्विटी में देख रहे हैं, वो सिचुएशन इज नॉट परमानेंट, वो भी बेटर होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यही रहता है कि 10 से 15% डाइवर्सिफायर विल मेक आपका जो पोर्टफोलियो है उसकी हेल्थ को बहुत बेहतर करेगा। अब अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स एज ऑफ नाउ देखें तो कहाँ कॉशन आपको लगती हुई नजर आती है? बिकॉज ये मार्केट एब्सोल्युटली हीटेड अप है। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी अगर आप देखें तो वो यही बताती है, या तो चांदी बहुत ऊपर जाएगी या सोने में कुछ मुनाफा वसूली देखने की जरूरत है। अब यूएस चाइना में भी विल सिट ऑन अ टेबल, कुछ बात यहाँ पर करेंगे। जो पॉलिटिक्स शायद कम होते हुए नजर आएंगे, इक्विटी मार्केट्स में सुधार आएगा, तो इसका इंपैक्ट यहाँ पर गोल्ड में पड़ेगा। किस तरह का वर्ड ऑफ कॉशन आप साउंड ऑफ करना चाहेंगे? आई थिंक मैं अगेन वर्ड ऑफ कॉशन ये करूंगा कि आप सोने को एक इक्विटी की तरह या एक प्ले की तरह फॉर अ डेली ट्रेड ना देखें, इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, और तब आपके सॉल्यूशंस काफी सही रहेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स द मोस्ट ऑब्वियस थिंग जो हम लोग को बड़ी क्लोजली देखनी चाहिए कि ये जो यूएस चाइना की कॉन्वर्सेशन है किस प्रकार में किस हल पे निकलती है, क्योंकि उससे काफी चीजें रिफ्लेक्टिव हैं। क्योंकि अगर ये ट्रेड जिस तरह से एक इम्पैक्ट करेगा विद चाइना, तो कौन से देशों को उसका बेहतर फायदा मिलेगा, ओवरऑल कंज्यूमर अमेरिका का कैसे इसको एब्जॉर्ब करेगा ये, क्योंकि इवेंचुअली कॉस्ट किसी को तो पास होएगा ही। अगर ट्रेड का टैरिफ लगने वाला है तो कंज्यूमर को कहीं ना कहीं से तो इसका एक एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, तो उससे कितनी कंजम्पशन इम्पैक्ट आएगा। तो आई थिंक ऑल ऑफ दोस थिंग्स हैव टू बी वॉच्ड वेरी केयरफुली। Oh well, absolutely. हमारे साथ मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ भी जुड़े हैं। चिराग नमस्कार। आप एक चीज जो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, जो सचिन मुझे नहीं बताएंगे, वो है गोल्ड प्राइस एक्सपेक्टेशन। यहाँ से 3350, 3360 जैसे लेवल्स अब यहाँ पर बनते हुए नजर आ चुके हैं। सारे के सारे जो नियर टर्म या लॉन्गर टर्म टारगेट से अचीव हो चुके हैं, यहाँ से आपकी क्या सेंस है? ठीक है मनीषा, यहाँ से एक्चुअली ये बताना कि गोल्ड के दाम कहाँ पे जाएंगे सबसे एक्चुअली अभी डिफिकल्ट चीज है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं जब हमने साल के शुरुआत में हमारी रिपोर्ट निकाली थी, तब हमारा मानना था कि 3050, 3075, फिर हमने उसको अपग्रेड करके 3300 किया, 3300 भी आ गया। तो अब इन सारे कैचिंग द टेल कर रहे हैं एक्चुअली। जैसे सचिन ने भी बात की कि ये जो अनसर्टनिटी है ग्लोबल मार्केट में, जब तक ये नहीं थमती तब तक मुझे नहीं लगता है गोल्ड में कोई भी मीनिंगफुल करेक्शन आएगा। क्योंकि हमने कल देखा कि चाइना ने अब नया टैरिफ यूएस ने नया टैरिफ लगाया हुआ है, अब चाइना उस पर रेसिप्रोकल करेंगे। और कल एक्चुअली जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई वो है जेरोम पॉवेल की कमेंट्री, और वहां पे उन्होंने थोड़े बहुत मैं कहूंगा अलार्म बेल्स जरूर रिंग किए कि शायद इतने शब्दों में नहीं कहा, बट स्टैगफ्लेशन का एक रिस्क आ चुका है।
टैरिफ हम जानते हैं लीड्स टू हायर इन्फ्लेशन, स्लोइंग डिमांड, स्लोइंग इकोनॉमी। तो ये सारी चीजें अब एक हेडेक बन जाती है एक सेंट्रल बैंकर्स के लिए। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि वो इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे, बट गोल्ड अभी फिलहाल फोकस्ड है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, टैरिफ्स और उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन होंगे उसके ऊपर, और बाकी सारी अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है वो बरकरार की जाती है। चिराग, 3350 डन, अब अगला टारगेट क्या 34 है, 35 है, 37 है, 38 है? ये सारे नंबर्स बाजार में फ्लोट कर रहे हैं। या बट जैसे मनीषा मेरी और आपकी इससे पहले ही बात हुई थी, अब सारे नंबर्स मायने नहीं रखते। 3500 अब वेरी मच पॉसिबल है, अगले शायद एक आध हफ्ते में $3500 जाएंगे, और जैसे लोग कह रहे हैं कि $4000 शायद वो भी आ सकते हैं अगर ये सारी चीजें बरकरार की है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि ये इतना लंबा चलेगा, पहले भी नहीं लग रहा था, पर ये ऑलरेडी बहुत काफी लंबा खींच चुका है। अगर ये और 4-5 महीने ये कंटिन्यू रहा तो मैं कहूंगा $4000 भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉसिबल है। All right. And then a meaningful correction. अब चिराग, जब ये 3000 पे था तो लोग कह रहे थे ये 2200-2400 तक आ जाएगा। अब क्योंकि ये 3350 पे है और हायर बात हम कर रहे हैं, तो जितना हम ऊपर जाते जाएंगे, अगर एक मीनिंगफुल करेक्शन भी आती है तो वो अब कहाँ तक आएगी? अब देखिए, इन आइडियल सिचुएशन मनीषा मैं कहूंगा कि जो लास्ट का $400-500 जो बड़ा है, जिस हिसाब से प्योरली एक इवेंट पे अगर ये सेटल होता है तो वो फ्रॉड जरूर मार्केट से निकलना चाहिए। तो मैं देखिए $2800 से ये कंटिन्यूस रैली शुरू हुए, तो इन आइडियल सिचुएशन अगर ये सारी चीजें सेटल हो जाती है, ट्रेड डील्स हो जाते हैं, टैरिफ्स ईज आउट हो जाते हैं, तो मार्केट वापस $2700-2800 पे आना चाहिए। चिराग, ये नियर टर्म ऑफ कोर्स यहाँ पर बात हुई। अगर हम ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स देखें तो उनका मानना है कि अगले 2-3 साल में डबल डिजिट परसेंटेज रिटर्न सोना आपको देता हुआ नजर आएगा। जैसे सचिन ने भी कहा कि एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमेशा सोने को देखना है, तो जहां पर हम यहां पर खड़े हैं आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट इज अ ग्रेट आइडिया। क्या करंट लेवल्स पे कॉशन होनी चाहिए, इन स्तरों पर निवेश ना करें, डिप का इंतजार करें? नए प्लेयर्स, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि उन्होंने बस मिस कर दी यहाँ पर इक्विटी और दूसरे एसेट क्लास देखने के चक्कर में, जो नए निवेशक हैं, न्यू मनी है, वो कैसे आए? देखिए, मैं कहूंगा मनीषा, जैसे पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अब ये यहाँ पे निवेश करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट रहता है। आप एक टैक्टिकल इन्वेस्टर हो जिसे रिटर्न्स चाहिए, जो रिटर्न्स चेज कर रहे हैं, आप जरूर अभी भी इन्वेस्ट कीजिए, आपको शायद 10% यहाँ से और भी मिल सकता है। बट प्योरली लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करना मैं कहूँगा फीजेबल नहीं है। शायद $2700-2800 गोल्ड आता है, तो वहां पे एक्चुअली उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने निवेश करना चाहिए। वहां पे प्रॉफिट यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा एक्चुअली आइडियल है। एब्सोल्युटली, पॉइंट टेकन। थैंक यू सो मच सचिन, चिराग, आप दोनों का ही साथ में जुड़ने के लिए। और सोने पर जो कि एज ऑफ नाउ हेडलाइन है, एक्चुअली जब से ये साल शुरू हुआ है तब से हेडलाइन बरकरार है, उस पर चर्चा करने के लिए। बस इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे केडी एडवाइजरी के अजय केडिया, उनसे लेंगे नियर टर्म ट्रेडिंग टिप्स। आपको भी हॉट सीट पर ही बिठाना चाहेंगे सोने को लेकर। अब आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं प्राइसेस? नमस्कार मनीषा जी। बिल्कुल, हमने देखा फिजिकल में कल ही हलचल आने लग गई थी कि 1 लाख का लेवल छू गया, लेकिन फ्रेंकली मुझे लगता है कि अगला 2-3 सेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। बिकॉज नो डाउट कौन आंख पहले झपकाता है, वो जो कहावत है वैसा ही है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले बात करता है या चाइना की तरफ से पहल बढ़ती है, ये इंपॉर्टेंट है। बट टेक्निकली अगर आप देखते हैं तो प्राइजेस बहुत ही ज्यादा सीवियरली ओवरबॉट में, जैसे मैं सचिन जी की भी बात सुन रहा था और मेटल फोकस से भी चिराग की बात सुन रहा था, एक चीज आप समझिए कि ये लेवल पे इन्वेस्टर नहीं आ सकता। बिकॉज पिछले 1 साल के अंदर कॉमेक्स में 40% का रिटर्न दे चुका है और एमसीएक्स में करीबन 32% का रिटर्न दे चुका है। तो अगर एज ए इन्वेस्टर अगर कोई एंटर करता है तो एटलीस्ट ही विल सी के मुझे एटलीस्ट डबल डिजिट रिटर्न मिले, तो यहाँ से रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। सेकेंडली मुझे लगता है कि हायर साइड पे अगर वॉल्टिलिटी ऐसे कंटिन्यू रहती भी है तो 3540 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी नहीं है। जबकि रेंज, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि काफी बड़ा रेंज रहेगा 2025-26 के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर 2800 का एक बेस पकड़ते भी है मनीषा जी, लेकिन अब जो पैसा आया हुआ है 2 सालों में वो आया हुआ है ईटीएफ के द्वारा, और जो इन्वेस्टर्स आए हुए हैं ये कभी भी जब गिरावट आती है तो सबसे पहले लिक्विडेशन के लिए ये भागते हैं। तो आई थिंक कि अब अपसाइड जो है वो मात्र समझो मेरे को लगता है $150-200। हालांकि जो की इवेंट चल रहे हैं
हो सकता है कि और ऊपर भी दिखा दे, बट प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि 35, 35, 50 एक टॉप करता हुआ दिखाई दे रहा है और मई मंथ में हम एक अच्छा खासा एक पुल बैक देखें। और जो बाकी फैक्टर्स है, चाहे हम जियो पॉलिटिकल टेंशन की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, सेंट्रल बैंक की बाइंग, ये अभी भी जारी है, बट ये लेवल से रिटर्न बनना थोड़ा सा कॉस्टली दिखाई दे रहा है, रिस्की ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक 35, 35, 50 हायर साइड पे, जबकि नीचे बेस डेफिनेटली 2800, 2850 पहला पेस दिख रहा है। बट ये लेवल पे बाइंग, चाहे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। तो 3350 फिलहाल चल रहा है। अजय, आप कह रहे हैं 35, 3550 के आसपास ये टॉप हो जाएगा? मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कि अप्रैल में ही रहेगा जो ये टॉप कर सकता है, बट इसके बियॉन्ड मुझे लगता है एक टेक्निकल एक बड़ा करेक्शन सामने दिखाई देता है, क्योंकि लुक्रेटिव नहीं है ये लेवल से ऐड करना। तो अक्षय तृतीया में लोगों को हाई प्राइसेस ही देखने को मिलेंगे। तो मैंने कल एक आर्टिकल भी दिया था जहां पे मैंने बताया था कि अगर शुभ लाभ के लिए लेना है तो सोना लीजिए, लेकिन रिटर्न के लिए चांदी मुझे ज्यादा अच्छी लगाई देती है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो जो मैं बार बार कहता भी हूँ, 50 सालों में 2 बार ही ऐसा है कि ये रेशियो 100 के ऊपर है। कोविड के समय में हमने ये रेशियो 126 तक देखा था, जब पैंडेमिक का डर था, लोग सोने में ज्यादा निवेश कर रहे थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि टैरिफ वॉर के चलते चांदी अभी भी अंडर परफॉर्मिंग है। तो हो सकता है सोने के साथ चांदी में भी थोड़ी बहुत गिरावट आए, बट अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है बुलियन में, तो फर्स्ट प्रेफरेंस चांदी रहेगी सोने के मुकाबले। अभी क्या गोल्ड सिल्वर रेशियो है और आपको क्या लगता है कहां स्टेबलाइज होगी अजय? देखिए, करंट भाव को देखते हुए 100, 101 के आसपास पिछले 2 दिन में कंसोलिडेट कर रहा है। मैक्सिमम अपसाइड रेशियो में मुझे लगता है जो 105 का हाई मारा था वहां पे एक टॉप कर सकता है। और एवरेज जो रहा है 50 सालों में, तो वो हमने देखा है, नीचे में हमने 32 का देखा था अप्रैल 2011 में, हायर में 126। तो आई थिंक 72 कोविड के बाद भी हमने देखा था, अगर 72, 74 के आसपास भी आता है तो चांदी अभी भी दमखम रखती है कि साल भर में करंट लेवल से भी थोड़ा बहुत पुल बैक अगर आ जाता है तो 30-35% का रिटर्न देने की ताकत रखती है। तो चांदी में क्या रेंज बनता हुआ देखेंगे अगले 12 महीने में? मुझे लगता है अगले अक्षय तृतीया तक हम हायर साइड पे, जो पहले मैं ये साल के लिए देख रहा था 1,30,000, तो उसी को मैं लेके चलूंगा एज ऑफ नाउ, जो इंटरनेशनल में करीबन $38-40 के आसपास बैठता है। तो आई थिंक 1,30,000 के आसपास डोमेस्टिक मार्केट में हायर साइड पे मिलेगा। बट हाँ, वॉल्टी ज्यादा रहेगी, क्योंकि जिस ढंग से अगर गोल्ड में करेक्शन आता तो चांदी भी एक बार करेक्ट कर सकती है। जो लोअर साइड में मे भी पॉसिबल है, वापस हम 82, 83 तक का एक लेवल मिले, वहां पे रिव्यू करके एंटर करना चाहिए। अजय, किस तरह से आप यहाँ पर अब मेटल प्राइसेस देखते हैं? क्योंकि कुछ स्टेबिलिटी यहाँ पर आती हुई जरूर नजर आई है, लेकिन वो इमीडिएट पिछले डिक्लाइन और फिर खरीदारी के बाद अब बहुत ही लिस्टलेस, डायरेक्शनलेस होता हुआ नजर आया है। देखिए, जनवरी फरवरी में हमने जो गेन देखा था, डेट फॉर जो टैरिफ डर, मैंने पहले भी कहा था कि जो रैली आई है उसमें टैरिफ का डर दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से एक एक्यूमुलेशन हो रहा था। बट जैसे टैरिफ के बाद हमने देखा कि थोड़ा सा ट्रेड रुक गया है, मार्केट में काफी अच्छा करेक्शन है, $9,000 के नीचे कॉपर भी आ गया था। बट आई थिंक बड़ा इवेंट था, वो डिस्काउंट हो चुका है। कल हमने चाइना से जो नंबर्स देखे थे वो टैरिफ से पहले के नंबर्स थे, इसके लिए इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थोड़ी अच्छी दिखी थी। बट मुझे लगता है अब मार्केट एक टाइम करेक्शन में एक कंसोलिडेशन हो जाएगा। हालांकि यहाँ से मुझे कोई बड़ा करेक्शन नहीं दिखता, एक्यूमुलेशन स्टेज पे है, जहाँ पे कॉपर की अगर मैं बात करूं तो 830-35 जो रेंज है वहां पे एक्यूमुलेट करके चलिए, 810 का स्टॉप लॉस लगाइए, इमीडिएट 860-65 का लेवल दिखेगा। वहीं अगर जिंक की अगर मैं बात करता हूँ, जिंक के अंदर भी अब जो ऑस्ट्रेलियन माइंस की कहानी थी वो सब अब जाके रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देगी। 245 के करीब लीजिए, 240 का स्टॉप लॉस रखिए, 255 तक का लेवल अगले हफ्ता 10 दिन में मिले। बट अब बेस मेटल कहीं ना कहीं अपना बेस क्रिएट करता हुआ दिखेगा। अजय, एक फाइनल सवाल, अगर एक बेस्ट केस सिनेरियो में एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना हो अगले 1 साल के लिए कमोडिटीज में, तो टॉप 3 क्या आएगा? आई थिंक काफी कमोडिटीज है जो अभी भी अंडर वैल्यू है, तो मेरा प्रेफरेंस थोड़ा सा स्पाइसेस में रहेगा, बिकॉज वहां पे बैलेंस शीट काफी टाइट है। सोने में मुझे लगता है थोड़ा सा मैं ड्रॉ डाउन करूंगा, चांदी में को ऐड करना चाहिए, एंड नेचुरल गैस पे नजर रखिए, बिकॉज मई ऑनवर्ड्स नेचुरल गैस कहीं ना कहीं यूरोप मार्केट वापस रीस्टॉकिंग करेगा, तो वहां पे मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखेगी। अजय, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, और बहुत ही क्रिस्प सही तरीके से वो एडवाइस यहाँ पर स्ट्रैटेजिस्ट के साथ, ट्रेडर्स के साथ, व्यूअर्स के साथ शेयर भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हम लेंगे एक ब्रेक, हम लेके आएंगे इक्विटी मार्केट्स पर पूरा फोकस।